अच्छा, तो क्या यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर अब हम जो है हाइड्रोजन से रिडक्शन कर रहे हैं। सही है, मेटल्स की, यानी कि कौन से फॉर्मेट है जो कि हाइड्रोजन से रिडक्शन इनकी हो सकती है। सही। तो जब हम हाइड्रोजन से रिडक्शन की वो बात करते हैं ना, तो देखें यहाँ पर होता क्या है कि देखो, सबसे पहले तो हमें ये चीज तो देखनी है कि वो कौन से ऐसे हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे बुलाए करते हैं, तो हाइड्रोजन उनको बड़ी आसानी से रिप्लेस वो कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये इनकी मैं ऑक्साइड्स की वो बात कर रहा हूँ, यानी मेटल्स के ऑक्साइड की ना। यानी कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ, और बनता क्या है, मेटल प्लस स्टीम वो बन जाती है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जो है वो गेन कर लेता है। अब जैसे कि यहाँ पर जो, अच्छा अब यहाँ पर होता क्या है, जो हाइड्रोजन से नीचे बुलाए करते हैं, यानी कि कॉपर और ये वो सिल्वर, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन में बड़ी आसानी से जो है वो रिड्यूस ये हो जाते हैं। यानी कि हीट तो मैंने करना वो पड़ता है, बट बहुत ज्यादा हीट नहीं वो देनी पड़ती। नॉर्मल हीट करता हूँ मैं, तो जो मेरा जैसे वो कार्बन हो गया और वो सिल्वर हो गया, ये बहुत आसानी से यहाँ पे क्या ये हो जाते हैं, हीट रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है, जैसे फर्ज करो ये कॉपर ऑक्साइड है, H2 के साथ रिएक्शन किया, तो क्या किया ये इसने जो कॉपर है उसको रिड्यूस कर दिया, यानी कि इससे हाइड्रोजन जो है वो खुद से गेन कर लिया। और जो ये हाइड्रोजन को बनता है, ये स्टीम होती है। जो हाइड्रोजन होता है वो फॉर्म ऑफ स्टीम होता है। ठीक है। इसी को तरीके से जैसे यही इसी तरीके से रिएक्शन होगा, इसी तरीके से Fe2O3 PbO AgO इन सबको जो है वो रिप्लेस करता हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है इन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब एक चीज क्या है, देखो कॉपर और वो सिल्वर तो इससे नीचे बुलाए करते हैं, तो ये वो सही है, इनको नॉर्मल हीट में ये रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन आयरन और वो लेड ये तो इससे ऊपर बुलाए करते हैं, तो ये इनको भी जो है ना रिप्लेस ये वो कर लेता है, यानी इनको भी रिड्यूस ये वो कर लेता है। बट बहुत एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होती है, काफी स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए होती है। सही है। कॉपर और सिल्वर को तो ये एक नॉर्मल हीट से रिप्लेस ये कर देता है इनके ऑक्साइड्स में, जैसे इसने यहाँ पे ये कॉपर को रिप्लेस किया है। बट जब ये अपने से ज्यादा रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा, तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होंगी, बहुत ज्यादा हीट को चाहिए होती है। तो ये वो करता है क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने वो कॉपर का लिखा है, इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे आयरन का लिखा है FeO। अब जो H2 है वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर लेगा, ये बना लेगा H2 और Fe को रिप्लेस करेगा, तो वही चीज वो बन गई। जो मैंने यहाँ पे वो बताया था कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है Fe का किससे, हाइड्रोजन से। सही है। और बन क्या रहा है, मेटल, यानी कि Fe, और स्टीम वो बन रही है H2। तो इस तरीके से ये हमारे पास होता है। सही। अच्छा, फिर देन इसके बाद, अच्छा अभी एक छोटा सा टेबल है, इस टेबल की कोई खास जो है ना वो नीड बनाई है, इससे वैसे ही जो है ना वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम कितनों के साथ रिएक्शन वो कर सकता है, कितने फॉर्मेटल्स के, जैसे मैंने यहाँ पे चार फॉर्मेटल्स लिख दिए, पांच, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर और वो सिल्वर। और यहाँ पे भी यही वो लिखे हुए हैं। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इन सबसे ज्यादा वो रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी चीज में इन सबसे ऊपर है, जिंक से भी, आयरन से भी, कॉपर से भी, वो सिल्वर से भी। तो सबका क्या आ रहा है, नो नो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन नहीं वो कर सकता। सही। अब जैसे यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर इन सबसे कम वो रिएक्टिव है, तो वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सिल्वर के साथ वो ये रिएक्शन कर रहे हैं। ये आयनिक इक्वेशन जो है यहाँ पे वो लिखी हुई है। लेकिन ये कोई खास जो है ना याद करने की वो नीड नहीं है, बस आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद वो रखनी है। बट जो ऊपर जो मैंने आपको वो कराया है ना, यानी हाइड्रोजन के जरिए रिडक्शन, फिर जो है वो उसका वाटर के जरिए वो रिएक्शन। ठीक है। तीन चीजें मैंने आपको कराई हैं यहाँ पे, वो चीजें आपने याद को रखनी है। उन तीन चीजों में तो क्या क्या है, एक तो रिएक्शन है। ठीक है, एक तो रिएक्शन है, किस किस के साथ, मेटल के रिएक्शन है H2O स्टीम के साथ, और H2O कोल्ड वाटर के साथ, दो ये रिएक्शन है आपके पास। फिर इसके बाद रिडक्शन थी आपके पास। रिडक्शन क्या आती है, अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड है, अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड है, तो आप उसकी रिडक्शन करते थे वो कार्बन के जरिए, और एक में ये रिडक्शन करते थे हाइड्रोजन के वो जरिए। ठीक है। तो ये आपको याद करनी है, ये आपको याद तो करना है कि वो कौन सा मेटल स्टीम के साथ करेगा, कौन सा जो है वो
ये कोल्ड वाटर के साथ करेगा। दूसरा ये रिडक्शन आपने याद पर रखनी है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो कार्बन से जो है वो कौन कौन से मेटल ऑक्साइड जो है रिड्यूस ये हो जाते हैं, और कौन कौन से मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन के जरिए जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये सिर्फ आपने बात चीज ये याद रखनी है। बाकी ऐसा कोई रिएक्शन याद नहीं, ये वो करना है बस, वो रिएक्टिविटी सीरीज याद मतलब वो करनी है। उसी के जरिए जो लेस जो मोर ये प्रोएक्टिव होगा वो लेस को क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि जो मेरे पास मेटल कार्बोनेट है इनके ऊपर हीट का क्या जो है ना इफेक्ट होता है। यानी कि अगर मैं हीट अप्लाई कर रहा हूँ मेटल को कार्बोनेट के साथ तो क्या होता है। देखो जैसे जैसे ना मैं रिएक्टिविटी सीजन पर नीचे पर जाता हूँ ना, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो वीक होती हो जाती है। वो कोई भी वो मेटल जितना ज्यादा ये प्रोएक्टिव होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ये ऑन हीट उतना ज्यादा अनअफेक्टेड होगा। यानी कि क्या, जो अगर मैं ऊपर को जा रहा हूँ ना, अगर मैं ऊपर को जा रहा हूँ तो क्या आ रही है, ये स्टेबिलिटी आ रही है टुवर्ड्स हीट। स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, यानी कि मेटल कार्बोनेट जितना मैं ऊपर जाऊंगा ये स्टेबल होंगे टुवर्ड्स हीट। तो ये थर्मली स्टेबल होते हैं। ये थर्मली स्टेबल होते हैं, मैं जितना ऊपर जो वो जाऊंगा ये उतने ही वो थर्मली स्टेबल होंगे। जितना मैं वो नीचे आऊंगा उतना ये क्या होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा इनमें ये होता क्या है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी इनकी चेक किस तरीके से हम करते हैं। देखो यहाँ पर एक ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास जो है ना मैंने एक कार्बोनेट का सॉल्यूशन वो बनाया, उसको मैंने हीट किया। एक एक्वा सॉल्यूशन मैंने वो बनाने की वो कोशिश करी, उसको हीट किया, ठीक है, या तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लिया, उसको मैंने हीट किया। जब मैं हीट करता हूँ ना तो मेरा वो कार्बोनेट डिकम्पोज होता है। किसमें, जैसे वो कैल्शियम को कार्बोनेट है तो वो उसके अपने ऑक्साइड और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। किसी भी वो मेटल का, किसी भी मेटल कार्बोनेट का अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ ना, मैं किसी भी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कर रहा हूँ तो मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, नहीं डिकम्पोज कर रहा हूँ, वो डिकम्पोज हो जाता है मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में। मैं किसी भी मेटल वो कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहा हूँ तो वो मेटल वो कार्बोनेट डिकम्पोज ये हो जाता है मेटल ऑक्साइड और CO2 में। मैं किसी भी मेटल को कार्बोनेट को कर रहा हूँ तो वो इस तरीके से जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं, अच्छा अब यहाँ पे ये होता क्या है, मैं जिस भी मेटल वो कार्बोनेट को यहाँ पे बर्न कर रहा हूँ ना, उसको हीट देता हूँ तो वो थर्मली डिकम्पोज होता है। अब यहाँ से CO2 जो है वो ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना CO2 गैस ये प्रोड्यूस होती है। इसके जो एफरवेसेंस होते हैं ना वो मुझे बताते हैं कि मेरा रिएक्शन कितनी ये जल्दी हो रहा है। ये एफरवेसेंस जितने वो कम आएंगे, जितनी वो देर से आएंगे उतना ही क्या है, यानी कि इसका ये मतलब है कि थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ये ज्यादा है, उतनी देर में वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से CO2 जो है ये प्रोड्यूस होता है, और CO2 प्रोड्यूस होने के बाद नीचे जो है वो गैदर होता है, वो ये रहता है लाइम वाटर में। और लाइम वाटर को वो मिल्की करता हुआ रहता है। वो लाइम वाटर जितनी जल्दी मिल्की ये हो जाएगा उतना ही वो लेस स्टेबल होगा ऑन हीट। यानी थर्मल स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा वो कम होगी से। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अब यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम को कार्बोनेट है। अब देखो यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम को कार्बोनेट ये दोनों जो है वो अनअफेक्टेड है ऑन हीट। यानी कि ये दोनों हीट पर अनअफेक्टेड होते हैं। फिर इसी तरीके से अब मैं जैसे जैसे वो नीचे आ रहा हूँ ना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ये आयरन कार्बोनेट, वो लेड वो कार्बोनेट, अब वो जैसे जैसे मैं वो नीचे आ रहा हूँ तो इनकी जो डिकम्पोजिशन है उसमें थोड़ा ये ईज आ रहा है। यानी कि वो जो टेम्परेचर है वो कम होता वो जा रहा है, यानी कि वो थर्मली वो लेस स्टेबल है। ठीक है, तो वो कम ये टेम्परेचर पे भी थर्मली डिकम्पोज हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल वो दी है, जैसे फर्स्ट करो मेटल वो कार्बोनेट है, ओ सॉरी वो कैल्शियम वो कार्बोनेट है। अगर ये मैंने अपनी तरफ से टेम्परेचर वो लिखा हुआ है, ये कोई रियल टेम्परेचर वो नहीं है। अब ये कैल्शियम वो कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज हो रहा है 800 डिग्री वो सेल्सियस पे, और ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को बना रहा है। ये मेरे पास वो कैल्शियम वो कार्बोनेट है। इसी के जरा सा ये नीचे जिंक वो कार्बोनेट है। मैंने जब जिंक कार्बोनेट को डिकम्पोज किया तो मैंने, तो ये
डिकम्पोज हो गया ऑन 700 डिग्री सी। तो यहाँ पे यानी क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ, मेरा टेम्परेचर यहाँ पे वो क्या हो गया, वो कम हो गया, यानी कि नीचे वो आते आते उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। डाउन द करो, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। सही है, सॉरी, डाउन द डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है। मोर स्टेबल टूवर्ड्स हीट ऑन मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट पे हीट पे ज्यादा स्टेबिलिटी है, ऊपर की तरफ, नीचे आते हुए स्टेबिलिटी वो कम है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ एक को सिल्वर है। सिल्वर जो है ना वो कभी भी अपने ऑक्साइड में नहीं वो टूटता, यानी वो डिकम्पोज होगा वो सिल्वर। तो सिल्वर डिकम्पोज होता है इनटू इट्स मेटल और वो CO2, यानी वो कभी भी अपने ऑक्साइड में नहीं डिकम्पोज होता। सही। अच्छा देखो, बुधैन इसकी बात है। अब वो देखो यहाँ पे क्या है, मोर रिएक्टिव मोर टेम्परेचर विल बी needed फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन। सही है। मोर रिएक्टिव आर थर्मली स्टेबल, लेस रिएक्टिव आर थर्मली अनस्टेबल। अच्छा देखो, अब होता क्या है यहाँ पर, अक्सर जो है ना ये क्वेश्चन आता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर भी आता है, P4 में भी आता है, और सॉरी, एमसीक्यूज के अंदर भी आता है, एटीपी के अंदर भी आता है, और वो थ्योरी के अंदर तो आता ही आता है कि वाई एल्यूमिनियम डजंट रिएक्ट विद वाटर। एल्यूमिनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन वो क्यों नहीं वो करता। सही है, तो देखो एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं वो करता है, या फिर किसी भी ऐसी चीज के साथ एल्यूमिनियम रिएक्शन क्यों नहीं करता है जिसमें ये ऑक्सीजन हो। देखो अब ये होता क्या है, जैसे मेरे पास ये वाटर है, एल्यूमिनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन को करता है, कोल्ड वाटर के साथ, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बनाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, ये हाईली इंसॉल्युबल है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है ये हाईली इंसॉल्युबल होती है। तो ये वो करती क्या है, जैसे ही ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बनती है ना, तो ये जिस मेटल से बनी है उसी मेटल पे जो है ना कवरिंग को कर लेती है। सही है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एल्यूमिनियम ने रिएक्शन के वाटर के साथ इनिशियली एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बना दिया। अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेरे पास वो बनता है ना, वो हाईली इंसॉल्युबल है, वन ऑफ द मोस्ट इंसॉल्युबल ये ऑक्साइड हमारे पास है। तो ये तो करता क्या है, ये इसके ऊपर ना, जो ये बनने के बाद, ये वो बनने के बाद खाली नहीं वो बैठता, ये क्या करता है, जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर कवरिंग को कर लेता है। ये क्या करता है, जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर कवरिंग को कर लेता है। कवरिंग करने से क्या होता है कि अब इसने पूरा एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट कर लिया, इसने क्या किया, एल्यूमिनियम को कवर कर लिया। अब कोई भी जो है ना इसकी कवरिंग को पेनिट्रेट नहीं वो कर सकता। तो जब H2O इसकी कवरिंग को पेनिट्रेट ही नहीं करेगा, तो इसके साथ रिएक्शन जो 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 अंदर एल्यूमिनियम है वो करेगा कैसे। तो इस वजह से रिएक्शन स्टार्ट होता है और फौरन ही वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वो ये कवरिंग हो जाती है, और क्योंकि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये इंसॉल्युबल है, तो H2O इसको वो पेनिट्रेट कर ही नहीं हो पाता। ठीक है। A layer of aluminum oxide formed on aluminum metal Al2O3 is insoluble, so water cannot penetrate it to react with Al metal. So रिएक्शन स्टॉप, इस वजह से रिएक्शन मेरा जो है वो रुक जाता है। अच्छा, फिर देन इसके बाद अब एक चीज होती है सैक्रिफिशियल मेथड, ये भी अक्सर आता है। सैक्रिफिशियल मेथड क्या होता है कि भाई जैसे मेरे पास यहाँ पे हायरन है, मेरे पास यहाँ पे हायरन है, अब मैं हायरन के ऊपर किसी ऐसे एलिमेंट की या मेटल की कवरिंग, या यहाँ पे तो दैट मीन्स मेटल का हम जिक्र करेंगे, मैं हायरन के ऊपर किसी ऐसे मेटल की कवरिंग को कर लेता हूँ जो वो लेस ये वैल्यूएबल हो, और वो दूसरा आयरन से एक तो लेस ये वैल्यूएबल हो, सेकेंडली वो आयरन से जो है ना मोर को रिएक्टिव हो। मैं जो कवरिंग करता हूँ, जैसे मैं आयरन के ऊपर जिंक की कवरिंग कर रहा हूँ, तो जो वो जिंक है ना उसको वो एज कंपेयर टू आयरन लेस ये वैल्यूएबल है, और दूसरा मोर रिएक्टिव है। अगर मोर रिएक्टिव होगा तो मुझे उसके
उसके यानी कि नुकसान होने का कोई वो नहीं होगा, गम नहीं होगा कोई। सही सही उस अगर वो रिएक्ट कर भी जाए तो होता क्या है, जैसे हायरन है भाई। अब मैं बोल रहा हूँ कि हायरन को मुझे ये प्रोटेक्ट करना है। मैं कराची में रहता हूँ जहाँ पे रस्टिंग एक्सट्रीम पे होती है, क्योंकि जो समंदर है वो बिल्कुल वो करीब है। तो होता क्या है कि ये हायरन है, इसको मैंने ये प्रोटेक्ट करना है, मैं इसके ऊपर वो कवरिंग कर देता हूँ जिंक की। अब ये कैल्विनाइजेशन के जरिए कर रहा हूँ, वो पेंट कर रहा हूँ, ये जो भी कर रहा हूँ मैं, जिंक की जो है ना ये इलेक्ट्रो ये प्लेटिंग के जरिए कर रहा हूँ। मैं आयरन के ऊपर जिंक की जो है ना कवरिंग को कर देता हूँ। अब होता क्या है, अब मुझे आयरन को वाटर से रिएक्ट करने से बचाना है, यानी कि आयरन को रस्टिंग से बचाना है। अगर आयरन इन कांटेक्ट आ गया ऑक्सीजन प्लस H2O से, तो ये रिएक्ट करके Fe2O3 को बना देगा, फिर ये रस्टिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे इस चीज से जो है ना वो रोकना है, मुझे इस चीज से वो रोकना है। तो इस चीज से वो रोकने के लिए मैं क्या वो करता हूँ, आयरन के ऊपर जिंक की कवरिंग को कर देता हूँ। अब होता क्या है, आयरन जो है वो लेस ये प्रोएक्टिव है, आयरन जो है वो लेस ये प्रोएक्टिव है, जिंक मोर प्रोएक्टिव है। तो जब इसके ऊपर ये O2 और H2O अटैक करने आते हैं, जब इसके ऊपर जब ये आयरन के ऊपर H2 और H2 और ये O2 अटैक करने आते हैं, तो आयरन के वो बदले जिंक जो है वो इनके साथ रिएक्शन को कर लेता है, और वो अंदर वाले आयरन को बचा लेता है, और ये रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। सही है। तो एज जिंक इज मोर reactive than iron, so it will react first with O2 and H2O in place of iron to form zinc oxide। यानी कि वो क्या वो करेगा, वो आयरन के बदले खुद से रिएक्शन वो कर लेगा और आयरन को वो बचा लेगा। तो हम क्या करते हैं, आयरन यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, हम लेस रिएक्टिव मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं मोर रिएक्टिव फॉर मेटल से। यानी कि हम जो अंदर का ये मेटल होता है वो लेस ये रिएक्टिव होता है, और जो ये ऊपर से जिसके ऊपर हमने जिससे वो कवरिंग करी होती है वो मोर ये रिएक्टिव होता है। तो वो क्या होता है, जैसे ये O2 और H2 आएंगे, तो इन प्लेस ऑफ के आयरन जिंक उसके साथ जो है रिएक्शन को कर लेगा, और जो अंदर का वो आयरन है उसको फिर प्रोटेक्ट कर लेगा। सही। अच्छा देखिए यहाँ पे ना हमारे पास एक्सट्रैक्शन आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रैक्शन और वो क्या होती है, एक्सट्रैक्शन होती है कि आप जो है ना किसी भी जो मेटल है ना उसको आप बिल्कुल प्योर फॉर्म में ले आते हो, एक्सट्रैक्ट करके प्योरीफाई वो कर देते हो। ठीक है। अब अच्छा, अब एक्सट्रैक्शन और ये रिसाइकलिंग में ना दो चीजें आपने को देखनी पड़ती हैं कि आप किसी को मेटल की रिसाइकलिंग कर रहे हो या एक्सट्रैक्शन कर रहे हो। एक चीज होती है वो कॉस्टिंग, कि रिसाइकलिंग में कम कॉस्टिंग आ रही है या एक्सट्रैक्शन में आ रही है। फिर दूसरा ये होता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एक्सट्रैक्शन में ज्यादातर जो है ना एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मफुल गैसेज जो वो इवॉल्व होती है। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल तो उसमें एसेज जो है ना इतनी ज्यादा एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम नहीं होती एज कम्पेयर टू एक्सट्रैक्शन। दूसरा क्या है, रिसाइकलिंग जो है ना वो किसी चीज की डिप्लेशन से वो रोकती है। कोई मेटल है मेरे पास, अगर मैं उसको एक्सट्रैक्ट वो करता रहूंगा वो निकालता रहूंगा तो वो डिप्लेशन की तरफ वो चले जाएगा। तो रिसाइकलिंग इस चीज से वो रोकती है। अब होता क्या है, एक्सट्रैक्शन हमारे पास दो तरीकों से होती है। एक वो मैंने आपको बता दिया था, आयर एल्यूमिनियम का, आप लोगों को याद होगा। तो एल्यूमिनियम की मैंने ये एक्सट्रैक्शन कराई थी। तो एक क्या होता है, देखो अब दो हमारे पास चीजें, जो मेटल वो कार्बन से ज्यादा ये रिएक्टिव है, अब जो कार्बन से कम रिएक्टिव है उनकी हम ये एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ ये कार्बन, या बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सही है। तो जो वो कार्बन से कम रिएक्टिव है उनकी तो हम ये एक्सट्रैक्शन कार्बन के जरिए ये कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास है, जैसे Fe2O3 है, ये ये जो हेमेटाइट ये होर होती है आयरन की, उसमें हमें Fe2O3 हमारे पास आता है। ठीक है। उसको हमें ये उससे इसको हमें ये प्योरीफाई करना होता है। तो हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रिड्यूस ये वो कर देता है Fe2O3 को, और ये Fe2O3 को ये Fe में चेंज वो कर देता है, और खुद जो है वो CO2 में चेंज हो जाता है। यानी ये Fe2 ये O3 को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और खुद इससे ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। तो जो मेटेरियल जो कार्बन से कम रिएक्टिव हो, वो हम रिडक्शन बाय वो कार्बन के जरिए एक्सट्रैक्ट को कर लेते हैं। सही है। और जो इससे ज्यादा वो रिएक्टिव है उनकी फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे मैंने आपको ये एल्यूमिनियम का वो कराया है। सही। तो अब इसकी एक्सट्रैक्शन की वो तरफ आते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे हम जो है वो ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और ये
रिडक्शन के जरिए करें ना, ये इलेक्ट्रोलिसिस वाली हम बुक कर चुके हैं, ठीक है। ये भी मैं इसके साथ जो है ना ये अपलोड कर दूंगा ये प्लेलिस्ट में, ठीक है। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, रिडक्शन बाय सीओ होता क्या है कि हम किसी भी जो है ना मेटल की रिडक्शन करते हैं, किसी भी मेटल ऑक्साइड की ना कार्बन मोनोऑक्साइड के जरिए। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, उससे ऑक्सीजन गेन कर लेता है और उस मेटल को अपनी प्योर फॉर्म में लेके आ जाता है, ठीक है। कार्बन यानी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से हो रहा है, जिससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और प्योर मेटल हमें वो मिलता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, Fe2O3 यानी जो हेमेटाइट के हो रहा है इसकी ये प्योरीफाई एक्सट्रैक्शन करता है और इससे हमें आयरन वो मिलता है। अब जो ह्यूमेटाइट और हमारे वो पास अब देखो यहाँ पर हमारे पास तीन ये रॉ मटेरियल है जो हम यूज करते हैं। एक यूज करते हैं ह्यूमेटाइट और एक यूज करते हैं वो कोक यानी कि कोल, और दूसरा ये लाइमस्टोन। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक ब्लास्ट फर्नेस होती है। ये हमारे पास क्या है, ब्लास्ट फर्नेस है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ना जाहिर सी बात है, इसका जो टेम्परेचर है वो थाउजेंड्स में होता है। हम क्या करते हैं, इसमें वो नीचे से हॉट एयर का इनटेक को देते हैं ऊपर, यहाँ पे नीचे से हॉट एयर का इनटेक को देते हैं ऊपर की तरफ, तो जो ये एयर है वो ऊपर की तरफ, ये हॉट एयर वो ट्रेवल ये वो करती है। हम क्या करते हैं, एट फर्स्ट जो कोक हमारे पास है, जो वो कोल है, उस वो कोल यानी वो कार्बन को हम ऊपर से ये इसमें इनपुट को देते हैं, और जो हॉट एयर है उसको नीचे से इनपुट को देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ ये ट्रेवल करेगी, और जो वो कोक है, जो वो कोल है, जो हमारे पास ऊपर से हमने कोल ये पर डाला है, वो नीचे ये ट्रेवल करेगा, और जो हॉट एयर है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी। तो यहीं कहीं ये मिड में ये कोल और जो ये हॉट एयर का ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस ये वो करता है। एक तो इस रिएक्शन के लिए हीट ऑलरेडी वो चाहिए होती है, जो कि इसमें होती ही है, सही है। और ये वो रिएक्शन इट सेल्फ बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस ये वो करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं, सही है। सॉरी, ये कार्बन ये पर डालते हैं। अब ये जो वो कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ, जो यहाँ से हमने ये हॉट एयर दी है, इसकी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके CO2 को बनाता है, और CO2 के साथ साथ बहुत ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। देन उसकी वो बात जो अब हम उसमें सेकंड इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन जो पुट करते हैं, सेकंड इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन पुट करते हैं। इसी वजह से मैं इसके ऊपर वो टू लिखा है कि ये सेकंड हम इसे पुट करते हैं। और अब इसमें जो है ना देखो, एक तो हीट इसमें वो पहले से थी, और इस रिएक्शन की वजह से और ज्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस हो गई। अब जैसे हम इसमें कैल्शियम को कार्बोनेट डालते हैं, तो वो डिकम्पोज होता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो वो डिकम्पोज होता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास जो हमारा मेन चीज है वो यहाँ पे वो CO2 है। अब यहाँ पे हमारे पास दो वो जगह से CO2 आ गया, एक तो जब वो कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, दूसरा जब वो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया। तो दो वो जगह से हमारे पास CO2 को गैस आती है। अब होता क्या है, हम अब वो करते क्या है कि जो ऊपर से वो कोल हम वो डाल रहे होते हैं ना, तो जो CO2 गैस ये वो बन रही होती है, इस CO2 गैस का हम रिएक्शन को करा देते हैं, जो ऊपर से हम कोल को डाल रहे हैं। तो अब फिर क्या होता है, एट थर्ड जो ऊपर से कोल हम वो डाल रहे हैं ना, जो CO2 गैस हमने यहाँ पर गैदर करी है, इस CO2 गैस का इस वो कार्बन से रिएक्शन को करा देते हैं जो ऊपर से आ रहा है, और ये कार्बन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। और ये वो कार्बन वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन ये मोनोऑक्साइड में। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी वो मेन चीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी वो मेन चीज है। इसी ने फिर ये आयरन को रिड्यूस करना है। तो फिर से सुन लो, सबसे पहले हमने ये क्या किया है, ऊपर से वो कोल का ये इनपुट दिया है, कोल जाहिर सी बात है वो मेटल है, वो सॉलिड है, तो वो नीचे वो आया और ऑक्सीजन ऊपर गया, यानी कि जो ये हॉट एयर से ऑक्सीजन आया, इन दोनों ने रिएक्शन करके CO2 को बनाया, और बहुत ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस है। फिर हमने इसमें कैल्शियम ये कार्बोनेट डाला, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट थी, तो ये थर्मली डिकम्पोज हो गया इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। अब देखो यहाँ पर हमारे पास CO2 दो वो जगहों से गैदर ये हो चुका है। अब जो ऊपर से हम कोल को डाल लेते हैं, उसका हमने रिएक्शन करा दिया वो CO2 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो गया टू CO में। अब जो ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मेरा मेन कंपाउंड है, क्योंकि इसी को मैंने यूज करना है एज ए रिड्यूस ये एजेंट टू रिड्यूस आयरन ऑक्साइड। अब होता क्या है, जो आयरन ऑक्साइड हमारे पास है, उस आयरन ऑक्साइड का हम यानी Fe2O3 का हम वो रिएक्शन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, इस Fe2O3
थ्री को रिड्यूस ये वो कर देता है और इसके ऑक्सीजन खुद गेन वो कर लेता है और ये खुद वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। और जो ये हायरन है, ये हायरन को चेंज कर देता है हैफी में। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मेन हमारा वो पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड अभी हमने ऊपर को बनाया है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस Fe2O3 के साथ रिएक्शन ये यहाँ पर हम कराते हैं। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस Fe2O3 को रिड्यूस ये वो कर देता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस Fe2O3 को रिड्यूस को कर देता है। और रिड्यूस ये वो करके इसको अपनी प्योर फॉर्म में वो ले आता है और खुद इसका ऑक्सीजन गेन करके CO2 में चेंज हो जाता है। रिड्यूस का मतलब वो यही है ना, कि ये क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन जो है ना रिमूव ये तो करा देगा और ये रिमूव करके खुद गेन कर लेगा। और इसको ये रिड्यूस करके ये सिर्फ आयरन में चेंज कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास प्योर आयरन जो है वो आ जाता है। अब यहाँ पर इस जरा पर डायग्राम को वो देखो, तो यहाँ पर हमने नीचे इनलेट वो बनाए हुए हैं। यहाँ से हमारे पास प्योर वो मेटल आ रहा है और यहाँ से स्लैग यानी वो स्लैज आ रहा है। अभी ये होता क्या है, देखो हमारे पास ना इम्प्योरिटी आती है, यानी कि जो ये आयरन ऑक्साइड होता है ना, उसके साथ वो सैंड भी होता है, यानी वो क्ले होता है ना, वो सैंड है, यानी SiO2। अब इसको हमें रिमूव ये कराना है। तो जो ऊपर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डाला था ना, उसका रीजन वो यही था कि उसका जो CO2 है वो तो आगे वो यूज हो जाएगा, ठीक है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बना लेगा। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आगे भी वो यूज हो जाएगा। और जो इसका कैल्शियम ऑक्साइड है, वो इम्प्योरिटी रिमूव कराने में वो यूज होता है। तो जो हमारे पास जो मिट्टी वो बचती है ना, जो Fe2O3 के साथ आती है, तो उस सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ जो है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन को करता है। और रिएक्शन को करके कैल्शियम सिलिकेट को बना लेता है, जो कि एक सिलज होता है। जिस तरह ये वो दलदल टाइप जो गीली वो मिट्टी होती है, वो उस तो तरीके से एक लिक्विड में चेंज ये हो जाता है। और इस लिक्विड को हम यहाँ से टेक आउट कर लेते हैं, मोल्टन मेटल को यहाँ से करेंगे। तो ये मेरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है।